डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे, उनको आज हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें है सीड स्टोरेज। स्टोरेज मतलब कि हमको जो सीड है उसको जब हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग के द्वारा उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज वगैरह हैं उसको हटा देते हैं। उसके बाद उसको कभी कभी स्टोर करने की रिक्वायरमेंट हमारी रहती है। और भी कुछ रीजन्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहला, एसिड ट्री which do not bear seed regularly year after year. The time of collection of seed does not coincide with the nursery sowing. Therefore, to conserve their viability and germination capacity, seed have to be stored for making reserve for poor seed year. ऐसे ट्री जिनमें ईयर आफ्टर ईयर जो सीड का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है, और ऐसे ट्री में अगर हमको सीड स्टोर करके हमने रखा है तो हम उन सीड्स को शो करके भी जो नया सीडलिंग्स है उनको तैयार कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे सीड्स विच रिक्वायर आफ्टर राइपनिंग। आफ्टर राइपनिंग हमने पहले डिस्कस किया था कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फ्रूट प्लांट से सेपरेट होके अलग तो हो जाता है लेकिन वो मैच्योर नहीं होता है, इमैच्योर होता है। तो उसको कुछ टाइम के लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसके अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो आफ्टर राइपनिंग वाले फ्रूट या सीड जिनको रिक्वायरमेंट रहती है स्टोरेज की, उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसी नेक्स्ट है, सीड आर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हमको बहुत दूर प्लांटेशन करना है या सीडलिंग ग्रो करनी है, नर्सरी तैयार करनी है, तो ऐसे सीड्स को भी हम कुछ टाइम के लिए स्टोर करके लेके जा सकते हैं दूसरी जगह। When the seed do not bear annually, such as fir, देवदार, बैम्बू, स्प्रूस, चीन, ये सब हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि ऐसे प्लांट्स जिसमें ईयर आफ्टर ईयर सीड नहीं आते, जैसे कि फर है, देवदार है, बैम्बू है, स्प्रूस, इन सब स्पीसीज में हम सीड अगर स्टोर करके पहले से ही रखेंगे तो हम जब भी हमको रिक्वायरमेंट होगी सीडलिंग्स की, हम उन सीड्स को शो करके नए जो सीडलिंग्स हैं उनको बना सकते हैं। नेक्स्ट है, टू प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम द रोडेंट, बर्ड, इंसेक्ट्स। अगर हमको अपने सीड्स को बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है रोडेंट से, बर्ड से, इंसेक्ट से, तो फिर हमको एक स्टोरेज की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर नेक्स्ट है स्टोरेज एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हम जो सीड्स को रखते हैं वहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। एज ए जनरल रूल, द आइडियल स्टोरेज कंडीशंस are those in which respiration and transpiration is reduced to a minimum without damaging the seed embryo. इसमें पहला है स्पीसीज विथ सीड ऑफ transient viability. The seed of those species which remain viable for a short time should normally be sown immediately after collection. ऐसे सीड जिनमें वाइबिलिटी कम होती है तो ऐसे सीड को तुरंत ज़रूरत होती है कि उनको सो कर दिया जाए ताकि उनकी वाइबिलिटी पूरी होने से पहले वो जर्मिनेट हो जाएं। तो ऐसे स्पीसीज को अगर बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस हैं तो केवल कुछ दिन के लिए उन सीड्स को स्टोर करके रखा जा सकता है बाय स्प्रेडिंग देम इन शेड ऑन हार्ड फ्लोर। उसको छाया में फैला के रख सकते हैं। इफ पॉसिबल टू प्रिवेंट इंजरी बाय डेसिकेशन एंड गिविंग देम ए स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसमें जो पानी का छिड़काव है वो टाइम टू टाइम करते रहें ताकि उसमें डेसिकेशन ना हो, पानी की कमी उन सीड्स के अंदर ना हो। तो ऐसे करके 2-3 वीक तक का ऐसे सीड्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं। सेकेंड है स्पीसीज व्हिच सीड्स राइपन इन ऑटम एंड जर्मिनेट इन स्प्रिंग। उनके जो सीड होते हैं ऑटम के टाइम पे, जो भी हमारा अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी वाला टाइम होता है, उस टाइम पे सीड ये मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन जर्मिनेट मार्च अप्रैल के टाइम पे करते हैं। ऐसी स्पीसीज में जो भी टेम्परेट रीजन होता है वहाँ पे ये सीड मेनली जर्मिनेट करते हैं। एंड सीड्स kept on lying either under snow or in very low temperature throughout the winter. पूरे विंटर के टाइम पे ये लो टेम्परेचर में
रहते हैं। दे जर्मिनेट इन स्प्रिंग व्हेन स्नो मेल्ट, जब स्नो मेल्ट होती है और गर्मियों का टाइम आना स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल के टाइम पे, ये फिर जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे सीड का जो स्टोरेज होता है वो कोल्ड स्टोरेज वाली कंडीशन में लो टेम्परेचर पे किया जा सकता है। तीसरी टाइप की जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज हुज सीड राइपन इन विंटर और समर एंड जर्मिनेट इन फॉलोइंग रेनी सीजन। इनके जो सीड है वो मैच्योर हो जाते हैं विंटर या समर के टाइम पे, और नेक्स्ट ईयर रेनी सीजन जब आता है उस टाइम पे ये सीड जो है जर्मिनेट करते हैं। Most species in the plain area produce seed in the winter or summer, and these seeds germinate in nature in the following rainy season. ऐसे सीड्स की वाइबिलिटी ज़्यादा होती है और इनको अलग अलग टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशंस को बियर करना पड़ता है, इसलिए इन सीड्स को ड्राई कंडीशन में स्टोर करके रखना होता है। In spite of all precaution taken at the time of cleaning the seed to remove the insect attack seeds, there are chances that such seed may escape detection and may thus go in the seed storage. Therefore, it is essential to protect the seeds during storage from insect attack by the use of insecticide such as DDT and BHC. अगर बहुत ज़्यादा ये रोडेंट वगैरह हैं, इंसेक्ट पेस्ट उस एरिया में जहाँ पे हमने सीड स्टोर करके रखे हैं, तो वहाँ पे फिर हम इंसेक्टिसाइड को भी यूज में ला सकते हैं। कुछ एग्जांपल इसके DDT, BHC, ये सब इंसेक्टिसाइड होते हैं। इसके बाद है सीड टेस्टिंग। जो सीड हम नर्सरी में यूज करते हैं उनका जर्मिनेशन परसेंट अच्छा हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो सीड हैं जर्मिनेट होके सीडलिंग बन जाए। इसके लिए उस सीड को सीड सोइंग से पहले ही टेस्ट कर लेना भी ज़रूरी है। इसके लिए कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम सीड की टेस्टिंग कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट इंस्पेक्शन। इस मेथड में जो भी सीड हम यूज करने वाले होते हैं नर्सरी के अंदर, उनका एक सैंपल लेके उन सीड्स को काउंट कर लेते हैं। जैसे उनमें से 20 सीड हमने ले लिए और उनको एक टेबल के ऊपर स्प्रेड करके एक नाइफ से कट करके चेक करते हैं। अब उन 20 सीड में से अगर हमारे 15-16 जो सीड हैं उनमें हमको एम्ब्रियो मिल गया, एम्ब्रियो दिख गया, तो तब तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये सीड जो है अच्छे हैं। अगर उसमें से 5-6 ही सीड हमारे ठीक निकल रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि जो सीड हम लेने वाले हैं नर्सरी के अंदर वो बहुत ज़्यादा जर्मिनेट फिर नहीं करेगा। ऐसी दूसरी मेथड है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में हम जो सैंपल है सीड का सैंपल उसको लेके चेक कर सकते हैं कि ये जो सीड है वो लाइट बहुत हल्का या फिर हॉलो उसके अंदर खाली ना हो। इसमें ये सब मेथड होती हैं जैसे विंडोइंग और सबमर्जन इन वाटर। इन सब के द्वारा जो फिजिकल टेस्ट है वो किया जा सकता है। थर्ड मेथड है केमिकल टेस्ट। Chemical test consist in the use of chemicals to determine the viability of the seed. कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जिनमें अगर हम सीड्स को डालें तो जो भी हमारे इनफर्टाइल या खराब सीड हैं, एम्प्टी सीड, उनके अंदर ये केमिकल चले जाते हैं और केमिकल अगर उन सीड्स के अंदर चले गया तो फिर ये एक स्टेन दे देता है। उसमें से हम चेक कर सकते हैं कि कितने जो सीड हैं वो उनमें स्टेन आया, उनमें कलर आया, उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि कितने सीड जो हैं उस सैंपल के अंदर खराब सीड हैं। नेक्स्ट है जर्मिनेशन टेस्ट। द टेस्ट इन विच सीड्स आर एक्चुअली इंड्यूस्ड टू जर्मिनेट एंड कमेंस ग्रोथ इज कॉल्ड जर्मिनेशन टेस्ट। हम एक सैंपल लेके उन सीड्स को ग्रो करवाते हैं और उसमें से चेक कर लेते हैं कि कितने जो सीड हैं वो ग्रो हो रहे हैं, तो इसको एक जर्मिनेशन टेस्ट हम कह सकते हैं। वाइबिलिटी ऑफ सीड चेक करने के लिए भी ये टेस्ट सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल टेस्ट माना जाता है। इसके बाद है एक्सरे टेक्निक। इसमें सीड्स को 16 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में पानी में डुबा दिया जाता है। उसके बाद बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में 1 से 2 घंटे के लिए रखा जाता है। जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है उसके कारण बेरियम क्लोराइड डेड सीड के अंदर चले जाता है। इसके बाद सभी सीड्स को 5 मिनट तक
धोया जाता है ताकि बेरियम क्लोराइड उन सभी सीड में से हट जाए। फिर सीड्स को सुखाने के बाद एक्स रे से 2 सेकंड के लिए उसकी फोटोग्राफी की जाती है। अगर सीड के एम्ब्रियो में कोई भी स्टेन हमको नहीं दिखता है तो हम मान सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है वो वाइबल है। और इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि इस टेस्ट के बाद भी जो हमारे सीड्स होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स, या इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। प्लांट हार्मोन्स पौधे के अंदर नेचुरली बनने वाले ऑर्गेनिक एक सब्सटेंस हैं जो बहुत कम कंसंट्रेशन में भी प्लांट की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। प्लांट की लाइफ साइकिल, ग्रोथ, जर्मिनेशन, रूटिंग फ्रूटिंग या फिर फ्रूट राइपनिंग, फ्लावरिंग, फॉलिएज, डेथ, इन सभी प्रोसेस में प्लांट हार्मोन्स की एक भूमिका रहती है। अलग अलग लाइफ स्टेजेस में इन हार्मोन्स का लेवल कम या ज़्यादा होते रहता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट और सीजन का इम्पैक्ट भी इनके जो सिक्रेशन लेवल को इम्पैक्ट करता है। केवल एक हार्मोन प्लांट के अंदर अलग अलग प्रोसेस को रेगुलेट कर सकता है या फिर एक ही प्रोसेस अलग अलग हार्मोन से भी रेगुलेट हो सकती है। अभी तक कुल 5 मेजर प्लांट हार्मोन्स खोजे गए हैं। ये हैं ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्जिन। द टर्म ऑक्जिन इज derived फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड ऑक्सिन विच मीन्स टू ग्रो। ये सबसे पहले डार्विन ने इस हार्मोन को प्लांट में डिस्कवर किया था और ये सबसे पहला डिस्कवर्ड फाइटो हार्मोन था उस टाइम पे। उन्होंने देखा कि जो एक कैनरी ग्रास होती है, फेलेरिस कैनेरियंसिस इसको कहते हैं, लीफ उसकी लाइट की तरफ बेंड हो रही थी। उनने देखा कि जैसे उस लीफ की टिप पोर्शन में अगर एक ब्लैक कैप डाल के उसको बंद कर दिया जाए तो लाइट की ओर फिर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। इससे डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से प्लांट की लीफ जो टिप पोर्शन है उसमें कर्वेचर आ रहा है। साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन की बात करें कि मतलब ये प्लांट में किस पार्ट में इसकी सिंथेसिस होती है। यंग लीव्स, फ्रूट्स, शूट्स और इनके टिप पोर्शन में ये बनता है। इसके अलावा डेवलपिंग सीड में भी ये बनता है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन को मेनली 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नेचुरल ऑक्सिन, दूसरे होते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरली जो प्लांट के अंदर बनते रहते हैं, जबकि सिंथेटिक जो ऑक्सिन है उनको फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। जैसे 2,4-D है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका यूज एज ए हर्बिसाइड किया जाता है। फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन की बात करें तो ये सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन। इसके बाद रूट इनिशिएशन एंड इलोंगेशन में भी ये हेल्प करता है। दोनों टाइप के रूट्स, लेटरल रूट्स एज वेल एज एडवेंटेटियस रूट्स के इनिशिएशन में जो ऑक्सिन है वो हेल्प करता है। इसके अलावा फ्रूट का जब डेवलपमेंट होता है उसमें भी ये एक्टिव रोल प्ले करता है। इसके अलावा बेंडिंग रिस्पॉन्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स, जैसे ग्रेविटी है या फिर लाइट है, इनका अगर कोई रिस्पॉन्स होता है तो शूट्स या रूट किस साइड जाएंगी ये भी डिटरमाइन होता है ऑक्सिन के द्वारा। इसके अलावा डिले इन लीफ सेनिसेंस, जो भी लीफ ओल्ड होती रहती है उसमें भी ये एक्टिव रोल प्ले करता है। इसके अलावा इनहिबिट और प्रमोट लीफ एंड फ्रूट एब्सेशन, जो भी फ्रूट और लीफ प्लांट से जुड़ी हुई रहती है उसके बाद वो पुरानी होके ओल्ड होके जब सेपरेट होती है, अलग होती है, उस प्रोसेस में भी ये ऑक्सिन का रोल होता है। इसके बाद सेकेंड प्लांट हार्मोन्स है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की डिस्कवरी सबसे पहले एक जापानी प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, कुरोसावा। उनने करीब 1926 के आसपास ही डिस्कवरी की थी। जब वो राइस के फील्ड में काम कर रहे थे तो उनने देखा कि राइस की कुछ सीडलिंग्स और सीडलिंग्स के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी हैं। जब उन्होंने इन सीडलिंग्स को थोड़ा उसमें वर्कड आउट किया तो देखा कि इन सीडलिंग्स के रूट्स में एक फंगस लगी हुई है, जिब्रेला फंगस, उसका अटैक उन सीडलिंग्स पे था। तो वहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई। इसके
साइट ऑफ बायोसिंथेसिस की बात करें, कहाँ पे बनता है, तो ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो होते हैं मेनली मेरिस्टेम में, उसमें इसकी सिंथेसिस होती है। फिर इसके बाद फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन की बात करें, तो ये स्टेम इलांगेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा सीड के जर्मिनेशन में भी ये हेल्प करता है, और इट ऑल्सो कमर्शियली यूज्ड इन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी ब्रेक करने में भी ये जो हार्मोन है उसकी हेल्प ली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन। प्लांट टिश्यू कल्चर में भी साइटोकाइनिन का यूज कैलस का जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। डोरमेंट बड्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए भी साइटोकाइनिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा सेल इनलार्जमेंट है या स्टोमेटल ओपनिंग है, उसके लिए भी साइटोकाइनिन यूज में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट हार्मोन है इथाइलिन। ये हार्मोन गैस फॉर्म में रहता है और मेनली फ्रूट राइपनिंग के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भी प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इवन डेथ में भी ये एक्टिव रोल प्ले करता है, जिनमें सीड जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी ब्रेक करने में भी हेल्प करता है। कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग भी इंड्यूस करता है। इसके अलावा एक और फाइटो हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, ABA भी इसको बोलते हैं। ये प्लांट की हार्ट्स या फिर चेंजिंग इन्वायरमेंट में रहने की एबिलिटी को कंट्रोल करता है। लीफ और फ्रूट के एब्सेशन को भी प्रमोट करता है, इसलिए इसका नाम ABA रखा गया है। एब्सेशन से है एब्सिसिक एसिड। अगर इसकी सिंथेसिस की बात करें तो ये पत्तियों और स्टेम हरे फ्रूट्स में पाया जाता है। ये फंक्शंस की बात करें तो स्टोमेटा क्लोज करता है जिससे कि कम से कम ट्रांसपिरेशन हो और वाटर लॉस भी कम हो। इट ऑल्सो इनहिबिट्स रूट ग्रोथ, इट इंड्यूस एंड मेंटेन सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन को भी ये रोकता है। उसके अलावा सेल ग्रोथ को भी रोकता है जिससे कि फ्रूट राइपनिंग जो है वो इनहिबिट हो सके। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।